क्या आपको पता है भारत को विश्व गुरु का तमगा कब मिला? ऐसा नहीं है कि हम लोग अपने मन में ही गढ़ के खुद से ही तमगा ले लिए हैं, ऐसा नहीं है। ये हमें विश्व ने रिकॉग्नाइज किया और उसके बाद फिर हमें एक वैल्यू दिया। उसका मेन रीजन ये था कि सर्वप्रथम हमने विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की और सर्वप्रथम हमने हॉस्टल फैसिलिटीज को इंट्रोड्यूस किया पूरे वर्ल्ड में। तो ऐसा करने से हम पहला देश बने जो पूरे विश्व के स्टूडेंट को एक अच्छा दिशा में शिक्षा दे सकता था और मतलब हर फील्ड में उसका डेवलपमेंट किया जाता था। आज के इंडियन एजुकेशन सिस्टम की तरह नहीं था कि बस आपको 5 सब्जेक्ट पढ़ा दिया जा रहा है और उससे आप सिर्फ नौकर तैयार हो जाओ, ठीक है। वो आपको एक अच्छे मानसिकता का व्यक्तित्व वाला इंसान बनाता था। तो उस तरीके से हमारा इंडियन एजुकेशन जो था वो डिजाइंड था जिसको ध्वस्त किया गया। तो पहले तो देखा जाए कि जो उसकी स्थापना हुई है वो गुप्त शासक कुमार गुप्त प्रथम के द्वारा की गई थी। जो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी वो उन्हीं के द्वारा की गई थी। जो कि आप देखें तो पहले की भाईचारा इतनी थी, पहले देश के प्रति वफादारी इतनी थी कि गुप्त वंश के पतन होने के बाद भी जो उनके बाद के शासक आए वो भी नालंदा विश्वविद्यालय को बढ़ाने के लिए अपने कोषागृह से भरपूर मात्रा में मुद्रा का उस पे बौछार किए ताकि हमारे लोग ज्ञानी हो सके। ना कि अरे भाई मैं तो दूसरे देश दूसरे राज्य से आया हूँ, मैं इनको क्यों बढ़ने दूं। नहीं, ऐसा नहीं था। पहले इंडिया के अंदर जो भी थे, भारत के अंदर, वो सभी अपने आप को एक भाई भाई के तरीके से देखते थे। हाँ, मैं आक्रमण करके अपने दायरे को बढ़ाऊंगा, मैं अपने आप को प्रभावशाली बनाऊंगा, परंतु ये नहीं है कि मैं वहां के लोगों के साथ छल करूंगा, ऐसा नहीं है। तो वही था कि हम लोगों का शासन मतलब उस तरीके का था कि लोगों के हित में जाता था। तो नालंदा विश्वविद्यालय जो था वो बहुत ज्यादा ही फला फूला, परंतु आए एक बाहर से बख्तियार खिलजी। वो भाई साहब जब आए तो आए और एक बार की बात है वो बीमार थे तो बस उनकी एक यूनानी पद्धति होता है ट्रीटमेंट का, और उनका जो भी पद्धति था ट्रीटमेंट का वो करवा के वो थक चुके थे। घंटा ठीक होने वाला था ठीक तो वो हो नहीं रहे थे। तो हुआ क्या कि उनका तबीयत बहुत ज्यादा खराब होने लगा। तो उनको किसी ने बताया कि नालंदा विश्वविद्यालय में चिकित्सा का भी पढ़ाई होता है और आयुर्वेदा का उसमें पढ़ाई किया जाता है, तो आप एक बार उनके किसी गुरु को बुला के एक बार देख लीजिए। तो वही हुआ कि वो एक राजा था, तो वो एक बुलावा भेजा और वहां के एक लोकल कोई स्टूडेंट आए जो एक आम छात्र थे। तो वो आए और राजा को बस एक फक्की खिलाए। 2 घंटे में राजा का सारा बुखार उतर गया। बताओ, अब आप किसी के साथ हित किए हो, उसका परिणाम देखो कि वो लोग किस मेंटेलिटी के होते हैं। उसका परिणाम देखो, उसने ये सोचा कि अगर मैं इसके इसके पास इतना ज्ञान है कि मेरा सारा जो ट्रीटमेंट का पद्धति था वो सारा फेल हो गया और यहाँ का एक आम बच्चा मेरा सारा ट्रीटमेंट पे भारी पड़ गया और मैं 15 से 17 दिनों से इलाज करवा रहा हूँ और मैं ठीक नहीं हो रहा था, और ये 2 घंटे में मुझे ठीक कर दिया, और वो भी एक छोटा सा फक्की से जिसका कोई कॉस्ट नहीं है। तो वो बड़ा अचंभित हुआ, जिसके कारण उसको लगा कि मैं इन जैसे ज्ञानियों पे लंबे समय तक तो शासन बिल्कुल ही नहीं कर पाऊंगा। तो उसने क्या किया, हमारे ज्ञान को कमजोर करने के लिए नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किया और ध्वस्त करके उसने वहां पे आग लगा दी। कहा जाता है कि नालंदा विश्वविद्यालय का जो लाइब्रेरी था वो 6 महीने तक जला था। हमारे पास इतने ज्ञान संग्रह थे, हमारे पास इतने सारे बुक थे, परंतु जलाए भाई साहब जलाए, तो अब क्या किया जा सकता है। उनके प्रति हमदर्दी तो नहीं ही दिखाएंगे। दुर्भाग्य ऐसा है कि हम लोग हिंदुस्तान में रहने के बावजूद भी आज उन्हीं के नाम पे एक शहर का नाम है बिहार में, बख्तियार
बख्तियारपुर, और उन्हीं के नाम पे सड़क है, उन्हीं के नाम पे शहर है। तो लगता नहीं है कि हम लोग हिंदुस्तान में रहते हैं। हमें अभी भी लगता है हमको सो कॉल्ड सेकुलर होने के तरफ जा रहा है इंडिया, जिसके कारण उसको बहुत ही ज्यादा खामियाजा भुगतना पड़ता है, और हम लोगों को कुछ बहुत ज्यादा कीमत चुकाना पड़ रहा है। जो पास्ट में गलती हो चुका है वो सेकुलर होने के कारण हम लोग खुल के बोल नहीं पाते हैं, और अपने इतिहास को भी नहीं बचा पा रहे हैं, और इतिहास में वो लोग जो दरिंदे थे वो बुलंद होते जा रहे हैं। तो मेरे हिसाब से कम एक बेटर एजुकेशन, बेटर हिस्ट्री जो है वो यूथ के पास पहुंचना चाहिए। और विशेष में क्या कहूँ बस मैं मोदी जी से गुजारिश करूंगा, योगी जी से, कि थोड़ा बख्तियारपुर पे भी अपना नजर बनाए और उसे भी कुछ अपना नया नाम दे। खैर ये तो रही बात की बात। नालंदा खंडर का एक विशेषता था कि वो जो उनके सबसे काबिल स्टूडेंट होते थे वो वहां पे द्वारपाल का ड्यूटी करते थे, ताकि नालंदा विश्वविद्यालय के अंदर जिनकी दाखिला हो रही है वो बस वहीं पे एग्जामिनेशन होता था उसका गेट पे। पहले की तरह अभी की तरह एंट्रेंस नहीं होता था, वो बस गेट पे गए, और गेट पे वहां पे जो भी स्टूडेंट आए हैं, विश्व भर से स्टूडेंट आते थे, और स्टूडेंट का जो इंटरव्यू होता था वो वहां पे गेट का द्वारपाल लेता था। और अगर गेट का द्वारपाल उनको पास कर दिया, इट मीन्स वो एलिजिबल है उस कॉलेज के लिए, उस यूनिवर्सिटी के लिए, तो उनकी दाखिला वहां पे हो जाती थी। आपको जान के ताज्जुब लगेगा कि वो दाखिला होने के बाद वो हर एक फील्ड में मास्टर होके निकलते थे। जो विश्व के स्टूडेंट आते थे तो वो बौद्ध धर्म का प्रचार, हिंदू धर्म का, सनातन धर्म संस्कृति का प्रचार विदेश में जाके करते थे। वो यहाँ से पढ़ के जाते थे और विदेश में उसका प्रचार करते थे। नालंदा विश्वविद्यालय का जो संरचना था वो खुद में अचंभित करने वाला था। अगर आज के उसको आर्किटेक्ट से कंपेयर किया जाए तो वो अपने आप में आज के कंपैरिजन में बहुत ही सुप्रीम था, क्योंकि उसका जो डिजाइनिंग था वो आप कभी जाके विजिट करेंगे उसको तो देखेंगे कि उसका जो डिजाइनिंग था, तो एमपी हॉल में उसका लेक्चर होता था, और एमपी हॉल के ही बगल में स्टूडेंट का शेल्टर रूम था। ठीक है, जिसके कारण क्या होता था, ऐसा फैसिलिटी था कि आप अगर बीमार भी हैं तो भी आप अपने शयन कक्ष से ही आप हमारे फैकल्टी का लेक्चर सुन सकते हैं, अटेंड कर सकते हैं क्लास को अपने रूम से ही। परंतु उस वक्त के जो स्टूडेंट होते थे वो ऐसा नहीं होता था कि मतलब पढ़ने से हिचकिचाते थे, ऐसा नहीं था। वो बहुत ही ज्यादा पढ़ाई के प्रति सिंसियर थे, तो वो जाते थे। बट अगर आप चूक रहे हो आपके हेल्थ खराब होने के कारण, नॉर्मली हेल्थ जल्दी खराब नहीं होता था, बट फिर भी प्लानिंग जो था वो इतना स्ट्रांग था कि बाई चांस अगर हेल्थ खराब हो जाता है तो आप अपने शयन कक्ष से ही आप नॉलेज को ले सको, आपका कोई भी क्लास मिस नहीं होगा। इतना सुप्रीम सोच था। और आपको ये भी देख के थोड़ा ताज्जुब होगा कि वहां पे जो एमपी हॉल होता था तो उस पे वो खुले में होता था, वो ऊपर कुछ ऐसा नहीं होता था, वो खुले में होता था। और स्टूडेंट के बैठने के लिए मतलब हर 10 मीटर पे एक आसन होता था, तो वो जमीन पे नहीं बैठते थे, वो 10 मीटर के ऊपर के आसन पे बैठते थे। और जो गुरुजी का आसन होता था वो बहुत ही ज्यादा ऊंचा होता था, वो एक समझिए कि मेरे हिसाब से करीबन करीब 20-30 फीट का होता था, मैं ज्यादा ही और होगा। और उस पे वो गुरुजी बैठते थे और इतना वो लाउड बोलते थे कि सारे स्टूडेंट को वहां पे करीबन करीब 200 से 300 मीटर में उनका आवाज जाता था, और सारे स्टूडेंट को वो संबोधित करते थे। और उससे वो वहां पे मल्टीपर्पस हॉल जो था वहां पे मतलब वो अपना ज्ञान बांटते थे। तो इस तरीके से नालंदा खंडहर जो था वो काम करता था, नालंदा विश्वविद्यालय जो था वो काम करता था। आज तो खंडहर हो चुका है। आज बस जाइए और देखिए कि हमारा इतिहास कितना गौरवशाली था। तो मैं आप लोगों से एक बार अनुरोध करूंगा कि जरूर आप एक बार विजिट कीजिए और देखिए कि हमारा इतिहास कैसा था, हमारी शिक्षण पद्धति कैसी थी। तो आपको भी मुझे लगता है कि भारतीय होने पे गर्व होगा।
धन्यवाद।